राम प्रकाश जी अपनी पत्नी की हालत को देखकर आज बहुत दुखी है। उनकी पत्नी दामिनी जी कई दिनों से बीमार चल रही है। राम प्रकाश जी ने हर तरह की दवाई और डॉक्टर बदल कर देख लिए, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं है, क्योंकि दवाई से ज़्यादा उन्हें अपने बेटों की ज़रूरत है। उनके प्राण अपने बेटों और पोते पोती में पड़े हैं। राम प्रकाश जी पिछले कई दिनों से अपने दोनों बेटों से फ़ोन पर आने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन दोनों बेटे कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से मना कर देते हैं। राम प्रकाश जी गांव में पत्नी के साथ रहते हैं। उनका बड़ा बेटा राजन शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और छोटा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहता है, घर जमाई बनकर। दोनों बेटे और बहू पूरे ऐश और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनके बूढ़े माँ बाप गांव में अकेले पड़े रहते हैं। हारी बीमारी में भी उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। दोनों बेटों को काफ़ी समय बीत गया है अपने माता पिता के पास आए। उनका मन करता है तो कभी 2-4 महीने में फ़ोन पर ही बात करके फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। राम प्रकाश जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनका खेती बाड़ी का काम था। वह अपनी खेती संभालते थे। खेती में ही दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश की। लेकिन अब समय के साथ बुढ़ापा होने के कारण उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता था, इसलिए उन्होंने खेतों को बटाई पर दे दिया था। बटाई के जो पैसे आ रहे थे उसी से ही राम प्रकाश जी अपना और अपनी पत्नी का खर्चा चला रहे थे। खर्चा तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन बीमारी में लगाने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं थे। राम प्रकाश जी और उनकी पत्नी ने खेती बाड़ी में मेहनत करके जो पैसा कमाया वह कुछ तो बेटों की पढ़ाई में लगा दिया था और जो कुछ बचा था वह अब पत्नी की बीमारी में लगा चुके थे। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आज दामिनी जी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। डॉक्टर के पास भी ले जाना था। राम प्रकाश जी अपनी पत्नी को सहारा लगाते हुए बाहर आंगन में कुर्सी पर बैठा देते हैं। दामिनी जी बोली, एक बार मेरे बेटों को बुला दो, लग रहा है जैसे आज मेरा अंतिम समय आने वाला है। अपने बच्चों को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। दामिनी, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं दोबारा से बेटों को फ़ोन मिलाकर देखता हूँ। राम प्रकाश जी अंदर अपना फ़ोन लेने चले गए। अचानक से दामिनी जी कुर्सी से लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ी। पत्नी को जमीन पर गिरा देख राम प्रकाश जी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से अपनी पत्नी को उठाया और चारपाई पर लेटाया। फिर पड़ोसियों की मदद से राम प्रकाश जी अपनी पत्नी को अस्पताल ले गए। वहाँ भी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई दामिनी जी अपने बेटों को पुकार रही थी। राम प्रकाश जी ने अपने बड़े बेटे के पास फ़ोन मिलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बार बार तुम दोनों को पुकार रही है, एक बार आकर मिल जाओ उससे। बेटा बोला, पिताजी, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग शिमला घूम कर आए थे। 4-5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी थी। अब इतनी जल्दी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं नहीं आ सकता, कहकर उधर से बेटे ने फ़ोन कट कर दिया। कुछ देर बाद छोटे बेटे के पास फ़ोन किया। राम प्रकाश जी बोले, बेटा, कितने दिन से तुम्हारी माँ बीमार है, बार बार तुम्हें याद कर रही है। आज सुबह से तो वह अस्पताल में भर्ती भी है, कम से कम अब तो आ जाओ। अपने पिताजी की बात सुनकर बेटा बोला, पिताजी, आप तो जानते हैं मनीषा की मम्मी पापा बीमार रहते हैं और उसके दोनों भाई विदेश में काम करते हैं। ऐसे में अपने सास ससुर की देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है, इसलिए मेरा आना तो मुश्किल ही हो पाएगा, कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया। दोनों बेटों ने बहाना बनाते हुए आने से मना कर दिया। रात भर राम प्रकाश जी अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल में रहे। जब सुबह देखा तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी दामिनी जी अब इस दुनिया में नहीं रही है। यह सुनकर राम प्रकाश जी अपनी पत्नी से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। दामिनी, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना अब कौन है यहाँ मेरा, कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना मैं, कहते हुए राम प्रकाश जी फूट फूट कर रो रहे थे। राम प्रकाश जी के सर पर आज जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। आज उनकी जीवन संगनी हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। आज राम प्रकाश जी बिल्कुल अकेले रह गए। दामिनी जी बेटों की याद में तड़प तड़प कर स्वर्ग सिधार गई। अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को लेकर राम प्रकाश जी घर पहुंच गए। सभी पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। बेटों को भी खबर की गई कि उनकी मां का देहांत हो गया।
दोनों बेटे आए और लोगों को दिखाने के लिए 2 दिन रुक कर वहाँ से चले गए। पत्नी की मौत के बाद राम प्रकाश जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। बच्चे इस उम्र में अपने माँ बाप से दूरियां क्यों बना लेते हैं और उन्हें बुढ़ापे में परेशान होने के लिए अकेला छोड़ देते हैं, जबकि माता पिता सपने में भी अपने बच्चों को तकलीफ में देख ले तो घबरा जाते हैं। बड़े होकर अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं। यही सब सोचकर राम प्रकाश जी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। दामिनी, जिन बेटों को तुमने अपने पेट से जन्म दिया, आज उन बेटों ने 4 दिन भी बैठकर तुम्हारा शोक नहीं मनाया। शोक मनाने की तो बात बहुत दूर, तुम्हारे अंतिम क्षण में भी कोई सा तुमसे मिलने नहीं आया। माँ तो बेटों की याद में तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन एक बेटा अपने परिवार के साथ घूम रहा है तो दूसरा बेटा घर जमाई बनकर अपने सास ससुर की सेवा कर रहा है। पत्नी के जाते ही अब राम प्रकाश जी भी बीमार से रहने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने बेटों के सहारे की जरूरत थी, लेकिन बेटे तो पहले ही मुंह मोड़ चुके थे। जिस आदमी ने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था, आज वे अपने सारे काम खुद कर रहे थे। चारपाई पर लेटे लेटे पत्नी को याद करते रहते। कितने बदनसीब है हम, जो 2-2 बेटों के होते हुए भी बुढ़ापा इस तरह गुजर रहा है। जिन बेटों के लिए रात दिन खेतों में एक कर दी हमने, बेटों ने आज हमें कैसा सिला दिया है। दामिनी, तुम भी उनकी याद में तड़प तड़प कर चली गई। अपने ही माँ बाप आज उन पर बोझ हो गए। पत्नी के माता पिता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप से मिलने तक का भी उनके पास समय नहीं है। पत्नी के जाने के बाद अब राम प्रकाश जी बिल्कुल टूट चुके थे। एक दिन दोनों भाई आपस में सलाह मशवरा करके घर आए और अपने पिता से बोले, पिताजी, अब माँ तो चली गई और आप भी बीमार रहने लगे हो। हम दोनों भाइयों का तो आपके पास रहना मुश्किल है, इसलिए हमने आपके पास एक नौकर को रख दिया है। वह आपकी हर चीज़ का ध्यान रखेगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए वहाँ से पैसे भिजवाते रहेंगे। अब खेती बाड़ी भी आपसे नहीं संभाली जाती, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप सारी ज़मीन जायदाद बेचकर हम दोनों भाइयों का भी हिस्सा बांट दें, ताकि आपके जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। अपने जीते जी आप ज़मीन का बंटवारा कर दोगे तो सही रहेगा। आपके खर्चे का इंतजाम हम दोनों भाई उठा लेंगे, वहीं से ही आपको पैसे भेज दिया करेंगे। अपने स्वार्थी और लालची बेटों की बातें सुनकर आज राम प्रकाश जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को पी कर रह गए। वह एक शब्द भी नहीं बोले और चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। अब राम प्रकाश जी ने सोच लिया था कि मरते मरते बेटों को ऐसा सबक देकर जाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेंगे कि बुढ़ापे में माँ को तड़पा तड़पा कर मारने व बाप को इस तरह बेसहारा छोड़ने की उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। राम प्रकाश जी अपने बेटों से बोले, बेटा, तुम दोनों सही बोल रहे हो। मैं भी अब इसी बारे में सोच रहा था कि मैं ना जाने कब इस दुनिया से चला जाऊं, इसलिए जाने से पहले संपत्ति का बंटवारा करके चला जाऊं, ताकि तुम्हें भी आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। दोनों बेटे और बहू राम प्रकाश जी की बात सुनकर खुश हो गए। राम प्रकाश जी बोले, बेटा, अब तुम लोग जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे। वैसे भी मेरी सेवा करने के लिए नौकर तो तुमने मेरे पास छोड़ ही दिया है ना, इसलिए ठीक 1 हफ्ते बाद तुम लोग आ जाना। तब तक वसीयत भी तैयार हो जाएगी और संपत्ति का बंटवारा भी हो जाएगा। संपत्ति के नाम से बहू बेटों के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। ठीक है पिताजी, आप कागजात तैयार रखना और बीच में हम लोगों की ज़रूरत पड़े तो बुला लेना, हम दोनों भाई तुरंत आ जाएंगे। राम प्रकाश जी बेटों के चेहरे को बड़े गौर से देख रहे थे। जिन बेटों के पास अपनी बीमार माँ से मिलने तक का समय नहीं था, आज वही बेटे संपत्ति पाने के लिए कई कई चक्कर लगाने को तैयार है। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे अपने घर की तरफ निकल गए। गांव से बाहर निकलते ही दोनों एक जगह रुककर बातें करने लगे। अरे भैया, मैं तो सोच रहा था पिताजी हमसे नाराज़ होंगे, क्योंकि माँ के बीमार होने पर भी हम उनसे मिलने नहीं आए थे, लेकिन पिताजी तो बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे हैं हमसे। छोटा भाई अपने बड़े भाई से बोला, हाँ छोटे, मैं तो यही सोचकर परेशान था कि ज़मीन जायदाद की बात सुनकर पिताजी भड़कने ना लगे, लेकिन सब काम अच्छे से हो रहे हैं। चलो 1 हफ्ते का और इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद तो पिताजी सब कुछ हमारे नाम कर देंगे। फिर दोनों की पत्नियां भी बोली, हाँ सही बोल रहे हो आप दोनों,
जब पिताजी सब कुछ हमारे नाम कर देंगे तो पिताजी के पास नौकर रखकर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। इस घर को भी बेचकर आधा आधा हिस्सा कर लेंगे और पिताजी को किसी वृद्ध आश्रम में भेज देंगे। वैसे भी अब दिन ही कितने रह गए हैं इनके। अरे पहले संपत्ति तो हाथ में आने दो, फिर पिताजी को भी वृद्ध आश्रम भेजने का इंतजाम कर देंगे। दोनों बेटे और बहू आगे के बारे में सोच रहे थे। उधर राम प्रकाश जी भी बेटों को सबक सिखाने की ठान चुके थे। उन्होंने 4-5 दिन के अंदर अंदर अपने कहे अनुसार वकील से प्रॉपर्टी के सारे कागजात तैयार करवा लिए। बेटे ने वह जो नौकर उनके पास छोड़ा था वह भी उनकी तरह ही निकला। वह भी राम प्रकाश जी के पास 2 दिन रुककर भाग गया। करीब 1 हफ्ते बाद राम प्रकाश जी ने अपने बेटों को फ़ोन किया, आ जाओ बेटे, मैंने वसीयत तैयार करा दी है, संपत्ति बांटने का सही समय आ गया है। हाँ हाँ पिताजी, हम कुछ देर में आपके पास पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर में दोनों बेटे बहू खुशी खुशी राम प्रकाश जी के पास पहुंच गए। राम प्रकाश जी ने प्रॉपर्टी के कागजात बेटों के हाथ में दे दिए। कुछ देर पिता के पास रुक कर दोनों बेटे जाने लगे। राम प्रकाश जी बोले, बेटा जाने से पहले एक बार कागजात तो पढ़ लो, क्या पता कोई कमी रह गई हो। अरे पिताजी, आपने क्या गलत बंटवारा किया होगा, जो आपने किया होगा अच्छा ही किया होगा, फिर भी बेटा एक बार तो पढ़ लो। राम प्रकाश जी के कहने पर जब बेटों ने एक नज़र वसीयत पर डाली और पढ़ी तो देखकर दोनों बेटों बहुओं के होश उड़ गए। बड़ा बेटा गुस्से में बोला, पिताजी आपने हमारे साथ धोखा किया। संपत्ति हमें देने की बजाय आपने सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम में दान कर दी। ये आपने बहुत गलत किया। आपकी संपत्ति पर हमारा अधिकार था, फिर आप वृद्ध आश्रम में दान कैसे कर सकते हैं। छोटा बेटा भी राम प्रकाश जी पर भड़कने लगा। राम प्रकाश जी बोले, बेटा आज तो तुम दोनों को अपना अधिकार याद आ रहा है, लेकिन कभी फ़र्ज के बारे में भी सोचा था कि तुम्हारा माँ बाप के प्रति कोई फ़र्ज भी है या नहीं। उस दिन कहाँ थे तुम दोनों जब तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए तड़पती हुई मर गई। बार बार बुलाने पर भी तुम दोनों नहीं आए और उसके मरने पर भी आए तो 2 दिन रुक कर ऐसे चले गए जैसे कोई रिश्तेदार रुक कर चला जाता है। जब तुम दोनों ने ही अपने फ़र्ज से पल्ला झाड़ लिया तो फिर मैं कैसे तुम दोनों को अपनी संपत्ति का मालिक बना दूं। बेटे जैसे तुमने कर्म किए वैसे ही तुम्हें भोगने पड़ेंगे। मैंने अपने जीते जी सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम को दान कर दी है। अब सिर्फ यह घर बचा है। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने इस घर में रहूँगा और मेरे मरने के बाद इस घर को भी गौशाला बना दिया जाएगा। आज राम प्रकाश जी बोलते जा रहे थे। बेटे बहू राम प्रकाश जी को हक्के बक्के लगातार देखते ही जा रहे थे। दोनों बेटे अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वसीयत तैयार हो चुकी थी और वसीयत के हिसाब से अब पिता की प्रॉपर्टी पर उनका कोई अधिकार नहीं था। दोनों बेटे और बहू मुंह लटकाकर वहां से चले गए। 15 दिन बाद राम प्रकाश जी भी अपनी पत्नी दामिनी जी के पास हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उधर दोनों बेटों की हालत भी खराब हो गई। बड़ा बेटा किराए के मकान में रहता था। जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े होते जा रहे थे मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अपना तो अब उसके पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वह सब राम प्रकाश जी ने ठिकाने लगा दिया था। उधर छोटा बेटा घर जमाई बनकर अपनी पत्नी के माता पिता की सेवा कर रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके दोनों बेटे विदेश से वापस आ गए और सब कुछ बेचकर वापस विदेश चले गए। छोटा बेटा भी आज कहीं का नहीं रहा। आज वो भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के एक कमरे में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। कोई सा भी बेटा आज खुश नहीं है। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। जो अपने माता पिता को दुख देगा उसे भी एक समय दुख तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि माता पिता तो भगवान होते हैं। अगर हम उन्हीं भगवान रूपी माता पिता को कष्ट देंगे, उन्हें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, माँ बाप का दिल दुखाने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप को कभी दुख ना दें, उनकी सेवा करें, हमेशा उनके बुढ़ापे की लाठी बने। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि राम प्रकाश जी ने मरने से पहले बेटों के साथ सही किया या गलत। धन्यवाद।